नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI to Z के इस खास शो में, जहां हम बात करेंगे हफ्ते की सभी महत्वपूर्ण AI अपडेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रिलायंस जियो की एक बड़ी तकनीकी पहल के बारे में, जिसे उन्होंने अपनी 48th एनुअल जनरल मीटिंग में लॉन्च किया है। इसका नाम है डिजिटल ट्विन। यह टेक्नोलॉजी भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को तेज करने और बेहतर बनाने में क्रांति ला सकती है। तो चलिए समझते हैं कि डिजिटल ट्विन क्या है, ये कैसे काम करता है और इससे हमें क्या फायदा होगा। सबसे पहले डिजिटल ट्विन क्या है? डिजिटल ट्विन एक वर्चुअल 3D मॉडल या मानचित्र है जो जियो के फिजिकल नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजिटल कॉपी है। इसका मतलब है कि यह पूरी नेटवर्क की एक डिजिटल इमेज है जिसमें सभी केबल्स, फाइबर लाइंस और अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जानकारी होती है। जियो ने इसे खास तौर पर इसलिए डेवलप किया है ताकि उनके इंजीनियर और तकनीशियन फिजिकल साइट पर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करने की बजाय इस डिजिटल वर्जन का इस्तेमाल करके रिमोट प्लानिंग और इंस्टॉलेशन कर सकें। अब सवाल आता है कि डिजिटल ट्विन कैसे काम करता है। जब कोई ग्राहक जियो का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहता है, तो जियो की टीम इस डिजिटल मॉडल की मदद से उस इलाके का नेटवर्क एनालिसिस करती है। वे देख सकते हैं कि किस जगह फाइबर केबल्स कहां तक पहुंची हैं, कौन कौन से नए कनेक्शन संभव हैं और किस स्थान पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की जरूरत है। इससे पहले इंजीनियर्स को फिजिकल विजिट करना पड़ता था, जो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता था, लेकिन डिजिटल ट्विन से ये काम वर्चुअल तरीके से और तेजी से हो जाएगा। इससे इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन की प्रक्रिया में काफी तेजी आएगी। अब बात करते हैं इसके फायदे की। सबसे बड़ा फायदा है स्पीड, यानी तेज ब्रॉडबैंड कनेक्शन। जियो के मुताबिक डिजिटल ट्विन की मदद से वो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को सिर्फ 24 घंटे में एक्टिवेट कर पाएंगे, जबकि पहले इसमें कई दिन लग जाते थे। दूसरा फायदा है एफिशिएंसी। रिमोट प्लानिंग से इंजीनियर्स बिना फिजिकल साइट पर जाए पूरे नेटवर्क की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं। इससे गलतियों की संभावना कम होगी और सर्विस डिलीवरी स्मूथ होगी। तीसरा फायदा है कॉस्ट सेविंग। फिजिकल साइट विजिट्स कम होने से खर्च भी कम होगा और ये सेविंग कस्टमर्स को बेहतर प्राइसेस और सर्विसेज के रूप में मिलेगी। डिजिटल ट्विन जियो के लिए भी एक बड़ा एडवांटेज है। जैसे जैसे इंडिया में ब्रॉडबैंड की मांग बढ़ रही है और 5G रोल आउट हो रहा है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और तेज बनाना बहुत जरूरी है। डिजिटल ट्विन जियो को इसके लिए एक स्मार्ट टूल देता है, जिससे वे तेजी से नए एरियाज में कनेक्टिविटी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल ट्विन का इस्तेमाल मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग के लिए भी किया जा सकता है। जब नेटवर्क में कोई दिक्कत आती है, तो इंजीनियर्स डिजिटल ट्विन के जरिए रूट कॉज का पता लगा सकते हैं और जल्दी समाधान निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर जियो का डिजिटल ट्विन एक फ्यूचरिस्टिक तकनीक है जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बेहतर, तेज और ज्यादा रिलायबल बनाएगी। यह इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपनी पहली इन हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं। ये नए मॉडल्स कंपनी के कोपायलट सेवाओं को शक्ति देंगे और ओपन AI के GPT-5 जैसे लीडिंग AI सिस्टम्स को टक्कर देंगे। अब तक माइक्रोसॉफ्ट मुख्य रूप से बाहरी AI डेवलपर्स, खासकर ओपन AI के साथ साझेदारी करके अपने प्रोडक्ट्स में एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल्स का उपयोग करता था। लेकिन इन नए मॉडल्स के साथ, जिनका नाम MAI Voice 1 और MAI 1 प्रीव्यू है, माइक्रोसॉफ्ट अब अपनी AI टेक्नोलॉजी खुद विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। पहली बात करते हैं MAI Voice 1 की। यह मॉडल तेज और हाई क्वालिटी स्पीच जनरेशन पर केंद्रित है। यह सिर्फ एक GPU का इस्तेमाल करके 1 मिनट की ऑडियो सामग्री 1 सेकंड से भी कम समय में बना सकता है। यह इसे रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए बहुत प्रभावी बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट पहले ही MAI Voice 1 को कोपायलट डेली में उपयोग कर रहा है, जो AI द्वारा नरेटेड न्यूज अपडेट्स देता है, और साथ ही पॉडकास्ट स्टाइल AI बातचीत के लिए भी, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सरल भाषा में समझाता है। अब बात करते हैं MAI 1 प्रीव्यू की। यह एक टेक्स्ट बेस्ड मॉडल है। यह मॉडल जटिल इंस्ट्रक्शंस को समझने, कॉन्वर्सेशनल क्वेरीज का जवाब देने और ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज देने में सक्षम है। फिलहाल इसे सीमित एप्लीकेशंस में टेस्टिंग किया जा रहा है और AI बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर इसकी कैपेबिलिटी को आंका जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की AI टीम के अनुसार ये मॉडल सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, बल्कि इन्हें प्रैक्टिकल डिजिटल असिस्टेंट्स के रूप में डिजाइन किया गया है जो रोजमर्रा के उपयोग में मदद करें। उद्देश्य ऐसे AI कंपेनियंस बनाना है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, टास्क्स को ऑटोमेट करें और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। अपनी AI मॉडल्स खुद डेवलप करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, जिससे उसे टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। यह कदम कंपनी को विंडोज, ऑफिस और एजियर जैसी सेवाओं में AI फीचर्स को बेहतर तरीके से कस्टमाइज करने में मदद करेगा। जरूर,
माइक्रोसॉफ्ट अपनी कई प्लेटफॉर्म्स पर OpenAI के GPT-5 का भी उपयोग करता रहेगा, यानी एक्सटर्नल इनोवेशन और अपनी इन हाउस एक्सपर्टीज का कॉम्बिनेशन करेगा। संक्षेप में, MAI मॉडल्स की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। यह कंपनी को AI के फ्यूचर को शेप करने और यूजर्स को ज्यादा स्मार्ट, फास्ट और इंट्यूटिव डिजिटल एक्सपीरियंसेस देने की दिशा में आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे AI टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट की यह पहल इनोवेशन, परफॉर्मेंस और यूजर सेंट्रिक डिजाइन के प्रति उनकी कमिटमेंट को दर्शाती है। यह था माइक्रोसॉफ्ट की AI में नई छलांग के बारे में ताजा अपडेट। आज की बड़ी टेक खबर, ChatGPT के निर्माता OpenAI अब जॉब मार्केट में उतरने जा रहे हैं, एक ऐसे कदम के साथ जो प्रोफेशनल्स और नियोक्ताओं के जुड़ने के तरीकों को बदल सकता है। OpenAI ने घोषणा की है कि वह OpenAI जॉब्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, एक नया AI संचालित हायरिंग सर्विस जो 2026 के मध्य तक आने की उम्मीद है। OpenAI की एप्लीकेशन CEO फित्जी सिमो के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके नियोक्ताओं की जरूरतों और कर्मचारियों की क्षमताओं के बीच सबसे उपयुक्त मेल ढूंढेगा। इसमें छोटे व्यवसायों और स्थानीय सरकारों के लिए खास ट्रैक भी होंगे, ताकि वे AI टैलेंट को और आसानी से हासिल कर सकें। इस कदम के साथ OpenAI सीधे मुकाबले में आ रहा है लिंक्डइन से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व है। और दिलचस्प बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ही OpenAI का सबसे बड़ा सहयोगी है। लिंक्डइन की स्थापना रीड हॉफमैन ने की थी, जो OpenAI के शुरुआती निवेशकों में से एक रहे हैं। लेकिन OpenAI यही नहीं रुक रहा। अपनी OpenAI एकेडमी के जरिए कंपनी AI फ्लुएंसी सर्टिफिकेशन शुरू करने की योजना बना रही है। इसका पायलट प्रोजेक्ट इसी साल शुरू होगा और लक्ष्य है कि 2030 तक 1 करोड़ अमेरिकियों को प्रमाणित किया जाए, जिसमें वॉलमार्ट भी इसका साझेदार है। यह पहल अमेरिकी सरकार की व्यापक रणनीति से जुड़ी है। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन और अन्य टेक लीडर्स जल्द ही व्हाइट हाउस से मुलाकात करेंगे, ताकि यह चर्चा हो सके कि पूरे देश में AI साक्षरता को कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि चुनौतियां भी बड़ी हैं। सिमो ने उद्योग के नेताओं की चेतावनियों का जिक्र किया, जैसे कि एंथ्रोपिक के CEO का कहना है कि 2030 तक AI 50% एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर नौकरियों को खत्म कर सकता है। इसके बावजूद उन्होंने जोर देकर कहा कि OpenAI की भूमिका है कर्मचारियों को नए कौशल और सही कनेक्शन देकर उन्हें इस AI चालित जॉब मार्केट में टिकने और आगे बढ़ने में मदद करना। अंत में, OpenAI अपने चैटबॉट की जड़ों से आगे बढ़ते हुए अब भर्ती और शिक्षा की दुनिया में कदम रख रहा है। OpenAI जॉब्स प्लेटफॉर्म, जो 2026 के मध्य में आएगा, जॉब मैचिंग को आसान बनाने और कार्यबल को AI सर्टिफिकेशन के जरिए नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा करता है। भारत को भाषाओं का देश कहा जाता है। यहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इन हजारों भाषाओं के बीच कुछ ऐसी हैं जो अब खतरे में हैं। भारत की आदिवासी भाषाएं। अब पहली बार भारत सरकार ने इन भाषाओं को बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है। इस पहल का नाम है आदिवाणी, एक मोबाइल ऐप जो अनुवाद करता है, दस्तावेज बनाता है और जनजातीय भाषाओं को तकनीक के जरिए बचाता है। भारत की कई भाषाएं अब लुप्त होने की कगार पर हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 42 जनजातीय भाषाएं गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। और जब कोई भाषा खो जाती है तो सिर्फ शब्द नहीं जाते, बल्कि कहानियां, परंपराएं, लोकगीत और पूरा एक ज्ञान तंत्र मिट जाता है। इसी खतरे को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक नया कदम उठाया है। आदिवाणी ऐप शुरुआती दौर में 4 भाषाओं में अनुवाद कर सकता है, दिली, गोंडी, संथाली और मुंडारी। आने वाले समय में इसमें और भाषाओं को भी जोड़ा जाएगा। आदिवाणी कोई साधारण अनुवाद ऐप नहीं है। इस ऐप को 250 से ज्यादा स्थानीय लोगों, शिक्षकों और समुदाय के नेताओं की मदद से तैयार किया गया है। इसके अलावा ऐप में भाषा प्राइमर भी हैं, यानी कि आदिवासी भाषाओं को सीखने के लिए शुरुआती किताबें। अब सवाल उठता है, इसका असर क्या होगा? असल में भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं है, ये शिक्षा, सरकारी योजनाओं और रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच का माध्यम भी है। अगर बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे तो वे स्कूल में ज्यादा रुक पाएंगे। अगर योजनाएं उनकी भाषा में समझाई जाएं, तो समुदायों को असली लाभ मिलेगा। आदिवाणी में एक खास फीचर भी है, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इससे कोई छपी हुई जनजातीय भाषा की सामग्री स्कैन करके डिजिटल बनाई जा सकती है। आदिवाणी जैसे इनोवेशन से भारत एक जरूरी कदम उठा रहा है, अपनी जनजातीय भाषाओं और संस्कृतियों को भविष्य के लिए सहेजने का। क्योंकि जब कोई भाषा खो जाती है तो सिर्फ शब्द नहीं मिटते, बल्कि पूरे एक समाज की पहचान खो जाती है। आज की खबरों में एप्पल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग में बढ़ते ब्रेन ड्रेन से जूझ रहा है।
बड़े पैमाने पर प्रतिभा पलायन में 4 प्रमुख शोधकर्ताओं ने एप्पल को अलविदा कह दिया है और अब वे मेटा, ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों का रुख कर चुके हैं। इनमें सबसे अहम नाम है जियान झांग का, जो एप्पल के लीड एआई रोबोटिक्स रिसर्चर थे। पूरे 10 साल कंपनी के साथ बिताने के बाद अब 2 सितंबर 2025 से वे मेटा के रोबोटिक्स स्टूडियो से जुड़ गए हैं। यह कदम एप्पल की एआई टीम से हो रही लगातार बड़ी विदाई की कड़ी में जुड़ गया है। लेकिन यही सब नहीं है। एप्पल की फाउंडेशन मॉडल्स टीम के 3 और वरिष्ठ सदस्य भी बाहर निकल चुके हैं। जॉन पीबल्स और नैन डू अब ओपनएआई के साथ हैं, जबकि जाओ मेंग एंथ्रोपिक में शामिल हो गए हैं। ये विदाइयां कई गंभीर सवाल खड़ी कर रही हैं। एप्पल की एआई रणनीति, खासकर फाउंडेशन मॉडल्स और रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स, अब देरी और अवरोध का सामना कर सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि इसकी वजह मनोबल में गिरावट, वेतन असमानताएं और इस बात पर आंतरिक मतभेद हैं कि एप्पल को अपने खुद के मॉडल बनाने चाहिए या फिर ओपनएआई और गूगल जैसे बाहरी भागीदारों पर निर्भर रहना चाहिए। एप्पल के लिए यह महज कर्मचारियों का जाना नहीं है, बल्कि एआई की दौड़ में एक अहम मोड़ भी हो सकता है। सवाल ये है कि क्या एप्पल दोबारा संभल पाएगा और प्रतिस्पर्धा में बना रहेगा, या फिर प्रतिद्वंद्वी और आगे निकल जाएंगे? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।